हेलो दोस्तों, मैं जमील बनारसी। मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं इस वीडियो की शुरुआत एक किस्से से करना चाहता हूँ। ये किस्सा यानी लोक कथा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की एक लोक कथा है। कहीं पर एक कौवा रहता था और साथ में उसकी मादा यानी कौवी। एक दिन कौवी बीमार पड़ती है और कौवा उसका इलाज करना शुरू करता है। उस वक्त के जितने मशहूर डॉक्टर थे कौवों के, सबको दिखाया, सबका इलाज हुआ, लेकिन कौवी को कोई आराम मिलता नजर नहीं आया। तो एक दिन मायूस होकर कौवी उस कौवे से कहती है कि देखिए, दवा तो आपने अपनी हैसियत के मुताबिक बहुत कराया, लेकिन तबीयत में कुछ अफाका नहीं हुआ। अब दवा के साथ साथ दुआ का भी बंदोबस्त करिए। तो कौवा बड़ा मायूस होकर उसको जवाब देता है, देखिए, दुआ के लिए मैं किसके पास जाऊं? कोई ऐसा देवखुर नहीं है, कोई ऐसी मस्जिद, ऐसा मंदिर, ऐसा चर्च, ऐसा गुरुद्वारा नहीं है जिस पर मैंने हग्गा न हो। आखिर मैं दुआ के लिए किस देवता, भगवान, गॉड वगैरह के पास जाऊं? दोस्तों, आज केंद्रीय सत्ताधारी बीजेपी पार्टी की हालत भी मैं समझता हूं उसी कौवे वाली हो गई है। किसान इनसे नाराज, जवान इनसे नाराज, पहलवान इनसे नाराज, युवा बेरोजगार इनसे नाराज। मगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जुमला उछाल दिया है कि अब की बार 400 पार। क्या वाकई बीजेपी अपने दम पर 370 सीट और एनडीए गठबंधन को मिलाकर 400 सीट ला रही है या ला पाएगी? आखिर वो कौन सा चमत्कार होगा? इस वीडियो में मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा। प्रधानमंत्री ने 400 सीटों का जो दावा किया है, वह सीटें किसी टेंट हाउस में ऑर्डर देकर नहीं मंगाई जा सकती, बल्कि उनको हासिल करने के लिए जाहिर सी बात है, चुनाव लड़कर चुनाव जीतना होता है। ये सियासत की मजबूरी होती है कि हर प्रत्याशी को ताल ठोकना पड़ता है और अपने प्रतिद्वंदी को धूल चटा देने की बात करने वाले प्रत्याशी कभी कभी अक्सर अपनी जमानत भी नहीं बचा पाते। चुनावी माहौल में जिस तरह रोज बरोज राजनीतिक समीकरण बदलते जा रहे हैं और प्रधानमंत्री के कई पैंतरे तो बिल्कुल उल्टे पड़ते दिख रहे हैं। सर्कसी पिस्तौल है, पीछे से भी छूटती है। और प्रधानमंत्री के 400 पार वाले दावे को निम्न बातें खारिज कर देती हैं। नंबर 1, अगर बीजेपी को 400 पार सीटों का भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने में क्या एतराज है? आज भी ईवीएम का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। नंबर 2, 1% से भी कम जनाधार वाले राज ठाकरे को गले लगाने के लिए आज की तारीख में बीजेपी मजबूर क्यों है? और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को रोज बुरा भला कहने वाले और थोक के भाव में गाली देने वाले नेता ओम प्रकाश राजभर को गठबंधन में शामिल करने की क्या मजबूरी थी? नंबर 3, 2 सिटिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और केजरीवाल की गिरफ्तारी क्या संदेश देती है? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर को बदलने की क्या जरूरत पड़ी थी? नंबर 3,
चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देना, जो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही थे, और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देना, जिन्होंने बीजेपी के कारण ही अपना मुख्यमंत्री पद गंवाया था। नंबर 5, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। नरेंद्र मोदी की उस छवि को पूरा का पूरा निगल गया, जो कहा करते थे कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, बल्कि अब जो तस्वीर सामने आई है उसको देखकर लगता है कि खुद तो खाऊंगा और दूसरों के खाने में थूकूंगा। नंबर 6, जिस मकसद से आनन फानन में अधूरे राम मंदिर का उद्घाटन किया गया, 23 जनवरी के बाद से राम मंदिर का मुद्दा भी धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। रामायण सीरियल में राम की भूमिका करने वाले अरुण गोविल को लाने के लिए मजबूर हैं। अभी 2 महीना पहले मेहरौली स्थित एक बहुत पुरानी मस्जिद और दूसरी जगह एक मदरसे को जमींदोज किया गया, और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता भी लागू की गई, और पूरे देश में CAA भी लागू कर दिया गया। सन 2004 से चले आ रहे उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैध ठहरा दिया, मगर मुसलमानों की खामोशी ने धर्म की राजनीति करने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। नंबर 8, भारत के इतिहास में ये पहली बार देखा जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ने किसी उम्मीदवार को चुनाव टिकट दिया हो, उनमें से कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने से ही इनकार कर गए हों। जाहिर सी बात है, प्रत्याशी अपने अपने चुनाव क्षेत्र में वोट मांगने जनता के सामने जाएंगे। अगर जनता महंगाई बेरोजगारी पर सवाल करेगी तो प्रत्याशियों को जनता का जवाब देना होगा। क्या जवाब देंगे? अभी धर्म खतरे में है, हमें पहले इसको ठीक कर लेने दो, और महंगाई बेरोजगारी की बात अगले 5 साल बाद करना। प्रत्याशी जनता के सामने आने में बिल्कुल डरे हुए हैं। जी से पहले के प्रधानमंत्री बोलते कम थे, काम ज्यादा करते थे। कुछ अंधभक्त उन्हें गूंगा कहते थे। तो सुनो, हमको विकास चाहिए, ना कि बकवास। ठीक है ना? बता देना अपने प्रचार मंत्री जी से। ये 9 खास पॉइंट थे, मगर इसमें एक 10वां भी जुड़ गया है जो बहुत खास है। दोस्तों, चुनाव में इससे बड़ी खबर क्या होगी कि जो क्षत्रिय, जो राजपूत, जो ठाकुर वोट बीजेपी की बुनियाद रहा हो, ये बुनियाद हो, वही ठाकुर आज की तारीख में बीजेपी के मुखालिफ खड़ा हो रहा है, बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो रहा है। कल्पना कीजिए कि ट्विटर पर आज दिन भर, एक्स पर आज दिन भर जो ट्रेंड हो रहा था वो राजपूत बॉयकॉट बीजेपी, राजपूत बॉयकॉट बीजेपी। जी हां, भाजपा हटाओ, राजपूत बचाओ, ये आज ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था। और ये जो विरोध है, जी हां, मोदी सरकार के समय में जो विरोध है मोदी के राज में, ये सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये सिर्फ गुजरात तक सीमित नहीं, सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं, ये धीरे धीरे पूरे देश में चिंगारी की तरह ये जो आंदोलन है ठाकुरों का, क्षत्रियों का बीजेपी के खिलाफ, पूरे उत्तर भारत में जैसे फैलता चला जा रहा, उस जगह, उस इलाके में जो मोदी जी का गढ़ है। अब दोस्तों, राजपूतों का, क्षत्रियों का ये जो आंदोलन है बीजेपी के खिलाफ, सबसे ज्यादा असर मोदी जी और शाह साहब के होम स्टेट गुजरात में, और वहां तो जैसे क्षत्रियों ने कसम खा ली हो कि इस बार चाहे कुछ हो जाए वोट ही नहीं देना है। जगह जगह मैदानों में हजारों महिलाएं, हजारों पुरुष क्षत्रिय समाज के बाकायदा कसम खा रहे, सामूहिक कस्में खाई जा रही मां जगदंबा के नाम पर, मां भवानी के नाम पर। जिस तरह के हालात देश में बन रहे हैं, बीजेपी का 400 पार वाला सपना मेरी समझ से मुंगेरी लाल का हसीन सपना ही लगता है।
वाकई अगर बीजेपी तीसरी बार केंद्र में सत्ता हासिल करना चाहती है तो उसे जनता में विश्वास पैदा करना होगा। नेहरू परिवार को बुरा भला कहने वाला राग मल्हार छोड़कर अपनी उपलब्धियों का राग हेमंत कल्याण गाना होगा। लुभावने नारे और चुनावी जुमलेबाजी से परहेज करना होगा, क्योंकि अब जनता काफी जागरूक हो चुकी है। ये जनता 2014 वाली या 2019 वाली नहीं है, ये है सन 2024 की जनता। इसने अब घास खाना बंद कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दूसरे लोगों को भी शेयर करिएगा। अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद।